और दृष्टि को न दिखने वाले होते हैं, अति सूक्ष्म बताया है, मतलब अंडर माइक्रोस्कोप ही दिखेंगे वो। ठीक है, ये क्लियर कट मेंशनड है, ऐसा नहीं कि मेंशन, हाँ पूरी शिशु में आपको दिखते हैं बट वो बालकों में दिखेंगे। ये मैंने 32 ईयर्स का जो बात किया मैंने, वो लेडी का रिसेंट अभी चालू है हाँ। उसका। काइंडली म्यूट योरसेल्फ, हाँ प्लीज। सब लोग थोड़ा माइक पे ऊपर ना थोड़ा ध्यान दो। तो बताना ये चाह रहा था मैं, हाँ 32 ईयर्स में भी गुच्छे के गुच्छे गिरते हैं। ओके, गुच्छे के गुच्छे गिरते हैं कृमियों के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट इग्नोर। तो एडल्ट्स के बाद हम लोग बालकों की कृमि के बारे में देखेंगे। और मुझे जो इंटरेस्टिंग संप्रति, मतलब मैं भी सीख ही रहा हूँ 8 साल के बाद भी। तो एक मतलब ये 32 ईयर ओल्ड जब लेडी आई थी, तब उसके बाद मेरा विचार चक्र बढ़ गया कि बहुत सारे कृमियों के पेशेंट को सेम टाइम उष्णता की भी चिकित्सा करनी पड़ती है। पांचभौतिक चिकित्सा अगर आप करते हो तो उष्णता की चिकित्सा यानी तेज महाभूत बढ़े हुए जो लक्षण होते हैं उनकी कम करने हेतु भी चिकित्सा करनी पड़ती है। ओके, तो उसको हम पांचभौतिक परिवार में उष्णता की चिकित्सा ऐसे कहते हैं, मतलब परिपाटी काढ़ा, रजनी योग, हरलू। तो अगर ये देंगे, सपोज उष्णता कम करने वाली अगर ट्रीटमेंट देंगे तो कृमि कृमि बढ़ जाएंगे। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था अभी तक, गत 7 साल तक, मतलब 8वें साल मुझे अभी समझा है ये, कि कृमि होते हुए पेशेंट में उष्णता बढ़ने हुए, मतलब तेज महाभूत प्रधान या गुण प्रधान लक्षण कैसे दिख सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले। बट अगर मैं आपको ये संप्राप्ति बताऊं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग संप्राप्ति, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी ये मैं हाइपोथेसिस नहीं कह सकता, बट क्योंकि मुझे इससे रिजल्ट आ रहे हैं, सो इट्स नो मोर हाइपोथेसिस। ओके, आई एम कंप्लीटली श्योर अबाउट दिस संप्राप्ति। तो होता क्या है कि जब भी आपके पास पेशेंट आता है, कृमि भी है साथ में, आप हमारी परिभाषा में, मतलब पांचभौतिक चिकित्सा परिवार में हम लोग कहते हैं उष्णता के लक्षण या तेज महाभूत वृद्धि के लक्षण, या त्रिदोष पद्धति अगर आप करते हो तो पित्त वृद्धि के लक्षण मिलते हैं। वो पेशेंट स्वभावतः चिड़चिड़ा होता है, या शीत पित्त जैसे लक्षण दिखते हैं, या मेंस्ट्रुअल इश्यूज होते हैं, एनीमिक कंडीशंस दिखने लगते हैं, पैलर दिखती है वो पेशेंट। तो ये मुझे समझ में, हेयर फॉल भी दिखता है, ये समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है किधर। अगर हम लोग इनको कृमि की चिकित्सा देंगे जहाँ पे वायु आकाशीय तत्व बढ़ाने वाली ट्रीटमेंट, जहाँ पे रुक्ष गुणात्मक ट्रीटमेंट देंगे, तो फिर इनके उष्णता के लक्षण बढ़ जाएंगे। अगर हम लोग उष्णता के लक्षण कम करने हेतु परिपाटी काढ़ा, रजनी हो गया, हरलू जैसे या श्वेतवंशादी गुगुल जैसे कल्प देंगे, यानी पृथ्वी आप बढ़ाने वाले कल्प अगर देंगे, तो फिर इनका ये बढ़ जाएगा, कृमि बढ़ जाएंगे। क्योंकि कृमि ये वहीं पे पनपते हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं, कीचड़ हो, है ना। सृष्टि में भी कैसा होता है, जहाँ पे कीचड़ होता है, पानी का साहचर्य होता है, जल महाभूत का साहचर्य होता है, वहीं पे कीड़े पनपते हैं। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, घर में अगर आप बिस्किट भूल के जा रहे हो, ओपन ओपन रखकर इमरजेंसी से आप बाहर निकल जा रहे हो, और घर में दाल राइस भी है आपके, अब आप मुझे बताइए फंगस किसके ऊपर लगेगा, जल्दी बताइए। दाल राइस पे लगेगा या बिस्किट्स पे लगेगा, किस पे लगेगा, एनीवन? थोड़ा और व्यवहार का उदाहरण है, दाल राइस, करेक्ट। क्यों? क्योंकि दाल राइस में पानी का साहचर्य है, बिस्किट्स में इतना नहीं है। वो मॉइस्चर पहले गेन करेगा, उसके बाद उसके ऊपर फंगस या कृमि आएंगे। ओके, तो ये ध्यान में रखना, हमेशा जल महाभूत के बिना कृमि पनपना ये असाधारण बात है, अननेचुरल थिंग है। जल महाभूत का साहचर्य चाहिए। इसीलिए जब भी हम लोग उष्णता कम करने हेतु अगर कोई द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, कल्पों का प्रयोग करते हैं, तब कृमि बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कृमियों की अगर चिकित्सा करेंगे तो ये जो उष्णता के लक्षण बढ़े हुए दिखाई देते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इसके पहले भी एडल्ट पेशेंट देखे थे, तब ये संप्राप्ति मुझे समझ में नहीं आ रही थी। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, मेरे पास रिटर्न है नहीं अभी, मतलब स्लाइड पे दिखाने हेतु, बट ये आप ध्यान से सुनिए। देखो, जब भी कृमि होते हैं तो ये फिक्स है कि वहाँ पे पृथ्वी प्लस जल महाभूत है, मतलब जल महाभूत का आधिक्य है, ये कंफर्म है, कंफर्म। ओके, थंब रूल है। बट ये कृमियाँ करते हैं क्या है, अगर एक लार्वा या एक
एडल्ट वर्म क्या करता है, 0.04 ml ये ब्लड सक करता है। ओके, तो उनकी कॉलोनीज रहती है, लाखों के लाखों रहते हैं इंटेस्टाइन्स में। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारा रक्त धातु का ये हो जाता है, क्षय होने लगता है, इसलिए पेशेंट में एनीमिया दिखने लगता है या पांडुत्व। तो अक्षिकुट शोथ ये भी दिखने लगता है। ये फर्स्ट साइन है कृमियों के बारे में एडल्ट्स में पहचानने का। बच्चों में तो हम लोग इजीली पहचान सकते हैं, गुदाकंडू वगैरह, एडल्ट्स भी बताते हैं गुदाकंडू के बारे में। ठीक है, तो मीठी खुजली ये हिंदी में, अभी हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे इतना प्रचलित नहीं है, बट नॉर्थ इंडियंस अगर कोई अप्रोच होता है तो वो हमेशा बोलते हैं कि मीठी खुजली होती है। तो अगर आप उनको टाइम पूछते हैं तो बराबर रात में ही उनको मीठी खुजली यानी थोड़ी सी खुजली होने के बाद, खुजाने के बाद, ईचिंग सेटिस्फाइड करने के बाद अच्छा लगता है उनको। वो हार्श ईचिंग नहीं रहते फंगल इन्फेक्शन के जैसे। ठीक है, तो ये एक लक्षण अक्षिकुट शोथ। बाद में पैलर है कि नहीं वो एक लक्षण है। चिड़चिड़ा स्वभाव और एक लक्षण है। और क्या बता सकते हैं हम लोग, हाँ मतलब ये 4 लक्षण तो इम्पॉर्टेंट है एडल्ट्स में। हेयर फॉल वगैरह भी लाइटली मत लीजिए। ठीक है, अगर कंटिन्यूसली हेयर फॉल हो रहा है, आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, बट स्टिल इट्स मतलब जितने उसके बाल झड़ते थे उतने ही अगर झड़ रहे हैं, देन इट्स अ अलार्मिंग साइन फॉर कृमि, एज पर माई नॉलेज, लिटिल नॉलेज अबाउट पांचोदिक चिकित्सा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग इस यहाँ पे थे कि जब कृमियाँ रक्त का शोषण करने लगती है खुद के वृद्धि हेतु, ठीक है, तब रक्त का क्षय होने लगता है। ठीक है, और जब रक्त का क्षय होने लगता है तब रक्त धातु ये जीवन कर्म करता है। ठीक है, पित्त और रक्त धातु का आश्रय आश्रय संबंध है। यहाँ से 2 संप्राप्तियां बन सकती है। तो पहले संप्राप्ति सीधी सीधी है कि रक्त क्षय होगा तो पित्त का भी क्षय होगा, और पित्त का क्षय होगा तो पित्त क्षय के लक्षण दिखेंगे। मंदो अनल मतलब अग्निमान्य होगा, उसकी प्रभा वगैरह थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, ये होगा। और दूसरा क्या होता है कि जब ये रक्त का क्षय होने लगता है तब जीवन कर्म जो है, ठीक है, जीवन कर्म यानी सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ। जीवन कर्म मतलब जीना नहीं, ठीक है, जीवन कर्म मतलब रिजुविनेट करना। ये हमें हमारी परिभाषा में समझना पड़ेगा। तर्पण मतलब क्या है, जीवन मतलब क्या है। सपोज जीवन कर्म मतलब अभी सपोज पौधा है मेरे सामने यहाँ पर गैलरी में, तो इसका मतलब क्या, पानी अगर मैं दे रहा हूँ तो उसका प्रीणन हो रहा है। तो उस दिन अगर मैंने पानी दिया सूखे हुए पौधे को, तो उसकी एंड ऑफ द इवनिंग वो एकदम खिल उठेगा। ओके, जो मुरझा गया था वो खिल उठेगा, बट उसकी ग्रोथ नहीं होगी जब तक मैं उसको खाद नहीं डालूंगा। इसका मतलब मैं जीवन कर्म नहीं करूंगा। तो जब मैं उसको खाद डालूंगा, ओके, जब मैं उसको खाद डालूंगा, कुछ भी जो अमोनियम या हो या कैल्शियम के कंपाउंड्स हो, जब मैं उसको डालूंगा, मट्टी में मिक्स करके डालूंगा, तब उसको ग्रोथ दिखेगी। तो दैट ग्रोथ इज नथिंग बट द जीवन कर्म। इफ यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट देन वी विल गो फॉरवर्ड। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट इज जीवन कर्म, सस्टेनेबिलिटी। जीवन और तर्पण में फर्क क्या है? जीवन मतलब पौधे को पानी देना, और पौधे की अगर ग्रोथ चाहिए आपको तो आपको खाद डालनी पड़ेगी, तब जाके वो ग्रो होगा सही तरीके से। करेक्ट? यस? 2-3 लोग ही है क्या? अच्छा, ओके, बाकी के लोगों की भी आ गए। ओके, तो जीवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जीवन कर्म हर धातु के लेवल पे नहीं हो रहा है, ठीक है। हर एक धातु का कर्म है, मतलब जैसे रस धातु का प्रीणन है, रक्त धातु का जीवन है, मेद धातु का स्नेहन है, मांस धातु का लेपन है, शुक्र धातु का गर्भोत्पादन है ना। तो मज्जा का ये है, अस्थिपूरण है। तो ये सबका ये जो कर्म है, इसको जीवित रखने का कार्य रक्त धातु करता है जीवन कर्म के माध्यम से। अब और अगर आप कोई भी ये ले लीजिए, कोई भी अवयव उत्पत्ति ले लीजिए, वहां पे रक्त धातु का प्रेजेंस अनिवार्य है। बाकी धातु या घटक
शरीर भाव चेंज होते रहेंगे अवयव उत्पत्ति में। जैसे शोणित कफ प्रसादजम हृदयम है, मेद रक्त मेद प्रसादात उरुक्कव है, यकृत प्लिया शोणित जव है, मतलब रक्त धातु से ही बना है, शोणित किट्ट से उंडुक बना है ना। तो आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी अवयव उत्पत्ति ले लो, बट शोणित रक्त फेन प्रभावात फुफ्फुस है ना। तो हर जगह पे आपको रक्त धातु इंपॉर्टेंट है। तो जब रक्त क्षय होता है कृमियों की वजह से, तो ये जहां पे जिस हर अवयव में भी न्यूनता आती है उनके फंक्शंस में, दे आर नॉट अप टू दैट मार्क। ओके, मतलब उनका जितना पोटेंशियल है, जितना फुफ्फुस में कैपेसिटी चाहिए थी, उतनी वो रहती नहीं। मतलब श्वासकृच्छता ये भी एक साइन है आपके कृमि होने का। एग्जैक्टली स्नेहा जी, स्नेहलता जी, हेयर फॉल में भी देखना चाहिए, क्योंकि आस्थि धातु का कर्म नहीं है बराबर, आस्थि धातु कंपोजिशन बराबर नहीं हो रहा है। ये अलार्मिंग हर बार हो गया ऐसा नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बट ये इग्नोर मत कीजिए, ऐसे मेरी विनंती है आपसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। सेकेंड थिंग, जब ये धातुओं में जब ये होता है, धातुओं का भी क्षय होने लगता है, ठीक है, धातु का भी क्षय होने लगता है, और उसके बाद अपतर्पणजन्य अग्निमांद्य दिखता है। अब अपतर्पणजन्य अग्निमांद्य मतलब क्या? अग्निमांद्य दो प्रकार के होते हैं, एक संतर्पणजन्य जो सभी को पता है, और दूसरा अपतर्पण अग्निमांद्य जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अपतर्पणजन्य अग्निमांद्य मतलब क्या? जैसे जीर्ण ज्वर में भूख नहीं लगती, जीर्ण ज्वर मतलब क्या? सभी धातुओं में शोष हो जाता है, त्रिसप्ताह ज्वर रहता है, उसकी ज्वरोष्मा की वजह से सभी धातुओं का क्षय होने के पश्चात जाठराग्नि भी मंद हो जाता है। मतलब चूल्हे में लकड़ियां ही नहीं रहेंगी तो चूल्हा जलेगा कैसे? समझ में आ रही है चीजें? तो ये रक्त धातु क्षय होने की वजह से धातु अग्नि मांद्य हो गया, धातु अग्नि मांद्य होने की वजह से अपतर्पणजन्य अग्निमांद्य क्रिएट हो गया, तो अग्निमांद्य हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना। अब ये अपतर्पणजन्य अग्निमांद्य क्लियर करने के लिए, ओके, मतलब ये अपतर्पणजन्य अग्निमांद्य जब दिखता है तब उष्णता बढ़े हुए लक्षण हमें दिखते हैं, बट उसका मूल कारण कृमि होता है। क्यों? रक्तक्षय, देन धातु अग्निमांद्य, देन धातु क्षय, देन अपतर्पण जाठराग्निमांद्य, और जाठराग्निमांद्य की वजह से अपतर्पणजन्य अग्निमांद्य। अभी मेरे पास स्लाइड नहीं है, इट मे लुक कॉम्प्लिकेटेड इफ यू आर हियरिंग पांचोदिक चिकित्सा फर्स्ट टाइम, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट मेरे पास हार्डली अभी और 20 मिनट है। आई कांट एक्सटेंड माई लेक्चर बिकॉज अनदर ग्रेट स्पीकर इज कमिंग एट 9 PM, डॉक्टर अनिरुद्ध कुलकर्णी सर जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसका मूल कारण क्या है। आपको समझ में आ रही है ट्रीटमेंट कि किसी को नहीं समझा? पूजा मैडम, चंद्रशेखर जी, राजीव जी, अनुप्रिया जी, नैना जी, रक्तक्षय में उष्णता कम कैसे होगा? देखो, मैंने जस्ट अभी बताया आपको कि ये उल्टा है संप्रति, समझ में आया? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रक्तक्षय की वजह से जीवन कर्म जो चाहिए था हर धातु का कर्म होने के लिए, श्रेष्ठ कर्म या जितने भी उसके कर्म हैं, जैसे वेद धातु का सुश्रुताचार्य जी ने बताया स्नेह स्वेद दृढ़ता, है ना। उसके बाद इसके बारे में लिखा है कि मज्जा के बारे में लिखा है कि ये क्या, स्नेह प्रीति चवन। बाद में शुक्र धातु के बारे में भी प्रीति हर्ष लिखा है। तो ये बाकी के जो कर्म हैं अदर देन श्रेष्ठ कर्म, इसको प्रोवाइड करने के लिए रक्त धातु का जीवन कर्म टॉपअप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रक्त धातु टॉपअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अप टू दैट क्वांटिटी एंड क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट रक्त का क्षय होने की वजह से धातु अग्निमांद्य हो जाता है, धातु अग्निमांद्य होने की जाठराग्निमांद्य हो जाता है। जैसे हमें पता है कि जाठराग्निमांद्य होने के बाद धातु अग्निमांद्य जैसे होता है, वैसे रिवर्स भी होता है। जैसे यूरिन अगर पास होती है ज़्यादा बारिश में तो स्वेटिंग कम होती है,
जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है अभी के दिनों में तब यूरिन कम होती है, वाइस वर्सा। इंटरडिपेंडेंट इंटरचेंजेबल डेरिवेटिव्स है, ये वेरिएबल्स है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तब अपतर्पण जन्य जब अग्निमांद्य हो जाते हैं, अपतर्पण इटसेल्फ शोज तेज वायु आकाश, 3 माह डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ नेचर वाले 3 माह। समझ में आया? अभी समझे सर? इसने पूछा स्नेहलता जी, यस इट आई एम टेलिंग यू, मुझे अभी समझा है। सपोज 7-8 साल के बाद प्रैक्टिस करने के बाद, तो अगर इफ़ यू आर हियरिंग फॉर फर्स्ट टाइम कि अग्निमांद्य 2 प्रकार का होता है, तो थोड़ा तो दिमाग को आपको शॉक लगेगा। बट संप्राप्तियाँ हम लोग ने डिराइव नहीं की है, संहिता में ऑलरेडी है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल जीर्ण ज्वर है। ठीक है, अब ये मुख्य हो गया आपका। तो पहचानना कैसा, हेयर फॉल इग्नोर मत कीजिए, बुधकंडू तो डेफिनेटली होगा, और रात्रि विशेष होता है, और अननोइंगली हाथ जाता है पेशेंट का, एडल्ट पेशेंट का। बच्चों का तो जाता ही है, उसमें कुछ इशू नहीं है। उसके बाद हेयर फॉल है, पिटिका है, वाइट स्पॉट्स है या डिस्कलरेशन है। ठीक है, सतत प्रतिशय है, जीर्ण प्रतिशय, कृमि को देखो उसको छोड़ो मत। तीव्र अग्निमांद्य है मतलब, और खाने के क्रेविंग्स। हाँ अच्छा, एडल्ट पेशेंट में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी, बहुत अच्छी। क्या? नमकीन और ये प्रीफर करते हैं, खट्टा, नमकीन और खट्टा प्रीफर करते हैं। अगर हम लोग महाभूत प्राधान्य देखेंगे तो आम्ल रस में, आम्ल रस से दीपन बताया है, बट एट द सेम टाइम ब्रूहण भी बताया है, ये ध्यान में रखो। इसीलिए शायद, और ये जो एज है पित्त काल में जो कृमि आते हैं, यानी 20 या 20 to 40s में, और 40 अबो टिल डेथ, जैसे 69 ईयर्स ओल्ड एक लेडी आई थी, तो उनमें मैंने देखा है कि खट्टा और नमकीन खाने का बहुत इच्छा होता है, खारा। ये क्यों होता है? लवण रस का अगर पांचोदिक संगठन देखेंगे तो जल प्लस पृथ्वी महाभूत, सॉरी अग्नि महाभूत है, और आम्ल रस का पांचोदिक आम्ल रस का पांचोदिक संगठन देखेंगे तो पृथ्वी प्लस जल अग्नि महाभूत है। तो दोनों में अग्नि महाभूत है, बट एक में जल है, एक में पृथ्वी है। देखो, मतलब अपतर्पण ज़्यादा भी नहीं करना है अग्नि महाभूत को लेकर। उनमें मीठा खाने की क्रेविंग्स नहीं रहती, बट बच्चों में होती है मीठे खाने की क्रेविंग, बट एडल्ट में मैंने देखा नहीं है ऐसा। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? हेयर फॉल, बार बार पीटिकोद्भव, बाद में ये बार बार प्रतिशय होना। अब आपा जी ने, या माधव निधन में और एक है कि ज्वरातिसार। तो अतिसार मैंने अभी तक तो देखा नहीं है कोई पेशेंट में। ठीक है, तो ये भी है। और एक सायंकलम नाम का एक लक्षण लेकर आते हैं, मतलब जब वो काम निपटा के आते हैं तो पूरे ड्रेन होते हैं, पूरे एकदम टोटल ड्रेन। तो या सतत क्लम लगना, ये भी कृमि का लक्षण हो सकता है। ठीक है, अब ये लिखे हुए नहीं है, बट प्रैक्टिकली दिखते हैं प्रैक्टिस में, तो आपको इग्नोर नहीं करना है इनको। ठीक है, या बाद में एक अनयूजुअल लक्षण, मतलब बार बार मुंह में छाले आना, ये भी है। ठीक है, बार बार मुंह में छाले आना, ठीक है, मतलब माउथ अल्सर्स। उसके बाद और एक था, बुधकंडू हो गया, जीर्ण ज्वर। हाँ, खास करके पिंडरियों में, बच्चों में। हाँ, बच्चों का अगर आपको पहचानना है, मतलब कोई कृमि के लक्षण नहीं दिख रहे, बट बच्चा अगर आपको रात को सोने से पहले अगर बोलता है मम्मी पैर दबा के दे दो, और 12 साल के नीचे, डेफिनेटली कृमि है, डेफिनेटली। पिंडरियों में मतलब काफ रीजन में बहुत पेन होता है, और खेलते खेलते वो थकता है, या खेलने के बाद पूरा ड्रेन हो जाता है। ये टिपिकल कृमि के लक्षण है बच्चों में। बाकी तो गुदाकंडू वगैरह तो मिलेंगे आपको, वाइट स्पॉट्स, जिसको वेस्टर्न मेडिकल साइंस अविटोमिनोसिस बोलते हैं। ठीक है, बट आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं चिकित्सा की ओर। ये यहाँ तक समझे आपको सभी को? आई एम रनिंग रियली फास्ट बिकॉज एग्जैक्टली मेरे पास अभी 17 मिनट है।
यू आर गेटिंग माई पॉइंट, करेक्ट? यस, रविकांत जी, नैना जी, प्रतिभा जी, ओके ओके। तो अभी चिकित्सा सरल है, हमें पता है कीचड़ में कृमि होते हैं, करेक्ट है ना? तो कीचड़ को हटा दो, नहीं तो कीचड़ को सुखा दो। अभी हम लोग मूत्र विशोधन काढ़ा कर रहे थे, तो मैंने मेरे थेरेपिस्ट को बोला था कि उसका मेजरमेंट लेके रखो, जहाँ पे जिसमें पिकल बनाते हैं ना हम लोग, पिकल, जहाँ पे ट्रेडिशनल वे में, तो चीनी माटी का एक जार रहता है ना? चाइना क्ले का एक जार रहता है ना, उसमें हम लोग ये आसवरिष्ठा बनाते हैं। तो उसने क्या किया, गलती से पानी डाल के रखा और 4 दिन तक वो पानी वैसे ही था, तो फिर वो अंदर से पूरा ऐसा चिपचिपा हो गया था पानी की वजह से, स्लाइमी स्लाइमी हुआ था। तो इसमें हमें क्या देखना है, तब तब हम लोग ने क्या किया, पहले उसको अच्छे से धोया, ठीक है? विम बार लगा नहीं सकता था मैं, पर लगाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लाइमी था। फिर विम बार हटाने के लिए, उसका गंदा हटाने के लिए मेरे को बहुत बार उसको रिपीटेडली धोना पड़ा। उसके बाद हम लोग के पास टाइम कम था क्योंकि ऑलरेडी 7:30 बज चुके थे और मुझे 8 बजे यहाँ पे लेक्चर देने के लिए आना था घर पे वापस। तो हेयर ड्रायर था और हेयर ड्रायर से हम लोग ने पूरी तरीके से उसको सुखा दिया। क्या किया हम लोग ने, उस जल महाभूत को, अतिरिक्त जल महाभूत को सुखाने के लिए वायु महाभूत और तेज महाभूत युक्त वृक्ष और उष्ण गुण युक्त हवा पास कर दी। उससे क्या होगा, उस वृक्ष उष्ण गुण की वजह से वहां पे जो जल महाभूत का द्रव गुण था, अतिरिक्त द्रव गुण जार के अंदर, वो सूख गया। शोषणे वृक्ष स्वेदने उष्ण, ठीक है? तो शोषण हो गया। हवा से भी हो सकता था, पंखे के नीचे अगर रखते थे, बट गर्म हवा से जल्दी ड्राई होने लगता है। जैसे अगर आप धूप में घूम के आते हो तो ऑब्वियसली यू नेवर आस्क फॉर शुंठी का चाय, आप कभी बोलते हो जिंजर टी दे दो मुझे, आप हमेशा बोलोगे कि मटके में पानी है क्या, नींबू शरबत है क्या घर में, यही पूछोगे ना। वाई? बिकॉज आतप सेवन की वजह से, तेज वायु आकाश की वजह से, खास करके तेज और वायु महाभूत की वजह से आपके शरीर के अंदर का जल महाभूत ड्रेन हो गया। इसीलिए आपने घर पे आके क्या पिया, पानी पिया। यू नेवर आस्क फॉर जिंजर टी या टी के लिए आप कभी नहीं बोलते। मतलब उष्ण द्रव गुणात्मक नहीं चाहिए, शीत द्रव स्निग्ध गुणात्मक चाहिए जो शरबत में होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इस तरीके से आपको ये करना। तो चिकित्सा में सिंपल है, आपको भूमि शोधन करना है, मतलब आंतों में जो अतिरिक्त जल महाभूत बढ़ा हुआ है उसको आपको क्लियर करना है। तो आप क्या करोगे, शरीर में जहाँ जहाँ पे जल संचिति नहीं होनी चाहिए, अगर वहाँ पे होती है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पाचक पित्त। कि पाचक पित्त, पित्त को ही अग्नि बोला है आचार्य ने, ठीक है? बट एक ही फर्क है, बाहर का जो अग्नि होता है वो ऊर्ध्वगामी होता है, शरीर का जो अग्नि होता है वो अधोगामी होता है। क्यों? पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम, सरता द्रवता की वजह से वो नीचे की तरफ अग्नि हमारा जाता है। ये एक ही डिफरेंट है, बाहर का तेज महाभूत और शरीर के अंदर का तेज महाभूत, एक ही डिफरेंस है, सिंगल डिफरेंस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आपको पता है कि पाचक पित्त उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक है, जब भी उसके उष्ण तीक्ष्ण गुणों के ऊपर आवरण आएगा तब तब कृमि आपको बढ़े हुए या वृद्धि दिखेगी उसमें। तो आपको क्या करना है, फलत्रिकादि गूगल सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे देना है, ठीक है? अब आपका सेकेंड मेडिसिन रहेगा हरलू, ठीक है? तो हरलू से क्या होगा, समान वायु के ऊपर बहुत अच्छा काम होता है। अब समान का क्या है, समान वायु, समानो अग्नि समीपस्थः, समानो अन्नम गृह्णति पचति विवेचयति मुंचति। तो समान को संदूषित करने का कार्य हरलू 1 नंबर करता है। अब हरलू मतलब सिलोशिया अर्जेंटियास, ओके? तो कुरंटिका उसका नाम है, रिंगंटू रत्नाकर्ण, या यहाँ पे महाराष्ट्र में उसको कुरडू बोलते हैं, या कोंबड्याची भाजी, कोंबड्या भी बोलते हैं उसको, ओके? तो अंदर उसके काले काले तिल रहते हैं और वीड, मतलब फार्मर्स ट्रीट दिस प्लांट एज अ वीड, क्योंकि बहुत खेतों में आता है बट अपने लिए बहुत यूजफुल है पांचभौतिक परिवार में। तो एक सिंपल है कि हमें जल महाभूत सुखाना है, तो हम लोग ने क्या किया, फलत्रिकादि गुगुल दिया
जो फलत्रिकादि गूगल का रेफरेंस है शारंगर संहिता मध्यम खंड क्वाथ प्रकरण, तो उसका रेफरेंस क्या है? फलत्रिका निम्ब अमृता कैरात वासकई। ठीक है, फलत्रिक निम्ब अमृता मतलब गुड़ुचि, या वो भी तिक्त रसात्मक है। बाद में वासा और किरात तिक्त। ठीक है, तो हाँ वासकई। तो निम्ब पत्र भी तिक्त। अब तिक्त रस क्या है? इटसेल्फ वायु प्लस आकाश महाभूत है, तो वो सुखाने वाला ही काम करेगा। डोज इज 50 mg, दैट्स इट। mg, हाँ 50 mg। ओके, अभी मैंने जस्ट बताया अनिता जी। शारंगर संहिता मध्यम खंड कामला और प्रमेह के रोगाधिकार में ये जाता है। फलत्रिका निम्बामृता कैरात वासक। ओके, तो ये इसमें जाता है। बाद में ये सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे देने के बाद आपका पाचक पित्त का सरगुण बढ़ाया जाता है। ठीक है, और पाचक पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण को आवरण जो अग्निमान्य आया हुआ है उसको क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है। उसके बाद आपको हरलू जैसा मेडिसिन देना है। ठीक है, हरलू जैसा, और हरलू ये समान वायु के ऊपर काम करेगा, ये आप आपातकाल में दे सकते हो। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज चातुर्तक यानी मेदोपाचक। तो मेदोपाचक में क्या है? शुंठी है, गुड़ुचि है, किरातिक्त है और रक्तचंदन है। 4 है। आप चारों के चारों ले लो, तिक्त रसात्मक है। चारों के चंदन है, गुड़ुचि है, या आपका शुंठी है, या क्या है, किरातिक्त है। किरातिक्त के नाम में ही तिक्त है। तो तिक्त अगेन वायु प्लस आकाश में। लुकिंग सिंपल बट डज वंडर्स मेदोपाचक कृमि की चिकित्सा में। ठीक है, तो ये क्या करता है? अब इसको अनुपान बहुत विशेष है, इसको जैगरी के साथ देते हैं। क्यों जैगरी के साथ देते हैं? क्योंकि सभी को पता है कि कृमि ये मधुर रस से वृद्धि होती है, पिष्टमय पदार्थ से वृद्धि होती है, और खास करके गुड़ की वजह से तो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये गुड़ के साथ मिक्स होने की वजह से जब उसको निगलने के लिए कहना है पेशेंट को, डायरेक्ट निगलने के लिए कहना है, और निगलने के बाद जब उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तब ये चातुर्तक रिलीज हो जाता है गुड़ के ऊपर प्रोसेस होने के बाद। और वो गुड़ क्या करता है? कृमि को आकृष्ट करता है। आकृष्ट करने के बाद ये चातुर्तक रिलीज होने के बाद वहाँ पे कृमियों को मारता भी है, और फेवरेबल कंडीशंस जो है वहाँ पे जो अतिरिक्त जल महाभूत बढ़ा हुआ है उसको भी नष्ट कर देता है। बट एक ही प्रॉब्लम है चातुर्तक का, उसको एक ही समय पे आप दे नहीं सकते हो। सपोज आप आज व्यानुदान दिया, मतलब दोपहर रात खाने के बाद, तो आपको नेक्स्ट हफ्ते में 11 और 7 बजे देना है, उसके नेक्स्ट हफ्ते में 10 और 2 बजे देना है, उसके नेक्स्ट हफ्ते में 7 और 7 बजे देना है, सुबह 7 शाम को 7 बजे। ऐसे आपको कीप ऑन चेंजिंग करना पड़ता है, क्योंकि आप जी हमेशा कहते थे कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कृमियों को आदत बहुत जल्दी लग जाती है मेडिसिन की भी। इसलिए आप कृमि कुठार दे रहे हो, कृमि मुदगर दे रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे दो। ठीक है, आई एम ऑलवेज लाइक कॉस्ट कटिंग का वैद्य हूँ मैं। मुझे कॉस्ट कम करना रहता है हमेशा, खुद का भी और पेशेंट का भी। इट्स अ डिफरेंट थिंग। आई चार्ज 1000 रुपीज पर वीक। ओके, एक्सक्लूडिंग क्वाथ और अदर मेडिसिन। तेल वगैरह उसमें रहते नहीं, बट आई टेक 999 रुपीज 50 पैसे फॉर माई ब्रेन, यूजिंग माई ब्रेन। इट कॉस्ट अराउंड 50 पैसे to 1 रुपीज फॉर 1 वीक पांचोदिक मेडिसिन। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, और ये चिकित्सा बेसलाइन चिकित्सा रहती है। आप आरोग्यवर्धिनी भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आरोग्यवर्धिनी अगेन इट्स बिकम, हम लोग का जो आरोग्यवर्धिनी होता है पांचोदिक चिकित्सा में, वो सप्तभावित कुटकी युक्त ये रहता है। कुटकी सिर्फ एक बार नहीं, उसकी 7 भावना दी जाती है। बहुत काला काला घना पत्थर बन जाता है वो कल्प तैयार करते हुए, और उसको फोड़ भी नहीं सकते, इतना कठिन हो जाता है। तो ऐसा कल्प भी है जो उसमें टंकरमारी ताम्रभस्म होता है। ठीक है, या ताम्रभस्म भी हम लोग बहुत अलग तरीके से बनाकर उसमें ऐड करते हैं। तो हरलू का पानी है, ये है धनिया पानी के साथ देने है उसको। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चों में जब हम लोग देते हैं तब ताम्रभस्म आप सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे यूज़ कीजिए। चातुर्तक तो जागरी के साथ ही देना है। कुछ वैद्य पांचोदिक चिकित्सा में संजीवनी वटी का भी प्रयोग करते हैं।
बट संजीवनी वटी का प्रयोग मेरे प्रैक्टिस में लास्ट 8 ईयर में मैंने कभी किया नहीं। मैंने कृमि के लिए कृमि मुदगर या कृमि कुठार ऐसे कोई भी कल्प, दो माय BMS MD, माय MD इज इन रसशास्त्र भैषज कल्पना, बट मैंने कभी यूज नहीं किया है। ठीक है, देखो आपको कृमि कुठार या कृमि मुदगर से रिजल्ट आ रहे तो इट्स गुड थिंग है ना। किसी एक कल्प के बारे में तो लिखा है कि 3 दिन में नष्ट कर देता है कृमि, बट कृमियां ऐसे नष्ट नहीं होती। कृमि की जो जात होती है ना, जो स्वभाव होता है, वो जो नेचर होता है ना, वो जल्दी जाने नहीं वाला होता है, चिपचिपा रहता है वो। लार्वा तैयारी होते रहते हैं। बहुत सारे लोग विडंगारिष्ट भी देते हैं। अगर आप विडंगारिष्ट का रोगाधिकार देखेंगे तो वो विद्रधि में बताया है, कृमि में नहीं आया है वो। विडंगा कृमिघ्न द्रव्य, बट अगेन अगेन इट एक्ट्स लाइक एल्बेंडाजोल। वो लार्ज कृमि को मारता है, जो एडल्ट कृमि है ना उनको मारता है, लार्वा को नहीं मारता। जो छोटे कृमि है ना उसको नहीं करता है वो कुछ, विडंगा उसको कुछ नहीं। फिर क्या फायदा है विडंगारिष्ट देकर? ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांचोदिक चिकित्सा से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। मुझे ये चिकित्सा सॉरी ये संप्रति बहुत दिन से मेरे मन में था। तो आपा जी की आज जयंती है। आज उनके उनकी वजह से हम लोग, मेरा परिवार भी चल रहा है, और मुझे बहुत सारा कुछ अच्छी अच्छी संप्राप्तियों का पता लग गया जस्ट बिकॉज ऑफ पांचोदिक चिकित्सा। तो इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अप्पा जी का और सभी गुरुजनों का जो जिनकी वजह से मैंने पांचोदिक चिकित्सा सीखी। तो वी विल एंड दिस टॉपिक, बट बिफोर एंडिंग we would like to टेल यू अबाउट अपकमिंग वेबिनार्स। तो 8 दिन का हम लोग का एक होने वाला है 6 तारीख से आई गेस। वो ललित हेड़ा सर और ऑर्गेनाइजर्स आपको बता देंगे। त्रिमल सीरीज यानी पुरुष, मूत्र और श्वेत, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं। ओके, आने वाले 8 दिन में, 8 दिन के एक्सटेंसिव विथ केस स्टडीज वहाँ पे लेक्चर्स होंगे। ओके, तो वी आर गोइंग टू डू दिस, ओके, टेकिंग दिस लेक्चर सीरीज। तो जिनको ज्वाइन होना है दे कैन आस्क टू ऑर्गेनाइजर्स, ओके, रिगार्डिंग द टॉपिक। ओके, सो एनीवन इज हैविंग क्वेरी राइट ना? फॉर हाउ मेनी डेज ट्रीटमेंट शुड बी गिवन? मिनिमली 4 to 6 months लगता ही है, कृमि जल्दी नहीं जाते। हेयर फॉल में वही देना है, हेयर फॉल अपने आप ट्रीट हो जाता है। फिर आपको पेशेंट खुद होके बताते हैं, माउथ अल्सर्स भी अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि आपने मूले कुठा रहा, मतलब क्या, मूल की चिकित्सा की। आपको आपतर्पण अग्निमान, आपतर्पणजन्य अग्निमान दे किसी ने पूछा था अभी, तो इसलिए परिपाटादि काढ़ा, रजनीयोग, शोधनौषधि गुग्गुल जैसे कल्प यूज नहीं करने तुरंत। पहले आपको देखना है कि कैसे है, फिर ये आपतर्पणजन्य ही चिकित्सा चालू रखनी पड़ती है। ओके, या सतत ज्वर भी आता है पेशेंट को, सायम क्लम सायम ज्वर, मतलब इवनिंग फीवर, एंड ऑफ द डे फीवर आना, या फीवरिश लगना और थकान लगना है, फटिक लगना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम के भी पेशेंट जब आते हैं आपके पास, मतलब कुछ भी काम करो थक जाते, कुछ भी काम करो थक जाते, उनमें आलस्य नहीं रहता है, क्लम रहता है। क्लम क्लम और आलस्य में हमेशा एक थिन डिफरेंशिएशन रहता है। आलस्य मतलब काम करने की मन में भी इच्छा नहीं है और काम एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको आलस्य बोलते हैं। और क्लम मतलब क्या, काम करने की इच्छा तो बहुत है मन में, बट फिजिकली कर नहीं पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ये थिन लाइन है डिफरेंशिएशन क्लम और आलस्य के बीच में। तो हमेशा पेशेंट को पूछते जाइए क्लम है कि आलस्य, यह हमेशा पूछना आपका काम है। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। ओके, ओके ललित सर, so who were like to join upcoming webinar about 8 days 3-month lecture series, so those can ask to organizers, okay। और मेरा पर्सनल नंबर है, अगर आपको पांचोदिक में कभी भी कुछ भी क्वेरी आए तो आई एम पुटिंग माय नंबर इन द चैट बॉक्स, सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, दिस इज माय नंबर। गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरा वॉइस ठीक से आ रहा है ना? यस, ओके। एक्चुअली त्रिमल पांचभौतिक विचार ये कोर्स लेने का मकसद ही यही था कि हम हमेशा दोष और धातु के बारे में हमेशा विचार करते हैं। जहां तक हम देखते हैं कि दोष
दिखते नहीं है, अदृश्य है, राइट। और धातु भी दृश्यनीय नहीं है। लेकिन मल, मतलब मल, पुरुष, मूत्र और श्वेत, ये तो दृश्यनीय है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करते। जैसे कि आज का टॉपिक हमने देखा कृमि, कितने इजीली और कितने ब्यूटीफुल, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अप्पा जी ने उसके बारे में इतना अच्छा सोचा है, और उसके बारे में चिकित्सा भी इतनी सरल रूप से बताई है। और इसके रिजल्ट्स हमने भी देखे हैं। मैंने तो अपने घर में देखे हैं इसके रिजल्ट्स, चातुर्थक योग के। और जब आप इस्तेमाल करोगे पांचभौतिक के कल्प, जैसे सर ने बताया कि वी नीड टू कॉस्ट कटिंग तो है ही, लेकिन इफेक्टिव भी बहुत है पांचभौतिक की मेडिसिन। और यही हमारा मकसद था, और हमने त्रिमल पांचभौतिक कंसेप्ट के लिए 8 डेज का वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप कोई भी चाहते हैं कि इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए, तो मैं व्हाट्सएप, ये चैट बॉक्स में नंबर भेज रही हूँ, तो आप उनपे डॉक्टर ललित हेड़ा सर को कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरा भी नंबर में, हाँ, ये मेरा नंबर है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। फीस बहुत कम है, ओनली 1500 फीस फॉर 8 डेज वर्कशॉप। और इस 8 डेज वर्कशॉप में आप पूरा पुरुष, मूत्र और श्वेत के बारे में, जितने भी दृष्टि लक्षण या क्षय, वृद्धि, ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन मेन पांचभौतिक संगठन क्या है। जैसे आज हमने देखा कि कृमि पृथ्वी और आप महाभूत, जहाँ पे बाहुल्य है वहां पे ग्रो होते हैं, है ना। लेकिन आप जैसे जैसे पांचभौतिक कंसेप्ट लर्न करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हर एक वायु का भी, जैसे प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, जितने भी वायु के पंच प्रकार है, उसके भी पांचभौतिक संगठन अलग अलग है, और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। वैसे ही मलमूत्र और श्वेत का भी पांचभौतिक संगठन अलग होगा, एंड वी गिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। सो इट इज लाइक पिन पॉइंट ट्रीटमेंट। Yes, in सिलेबस की डिटेल्स Panchavatik, में, I would like to tell सिलेबस, you one more thing. यस सर, यस सर, सिलेबस ग्रुप आपका में डालूंगी जैसे मैं। मैडम ने अभी कहा है ना, पिन पॉइंट, मतलब ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देयर फॉर ए इज इक्वल टू सी, दैट्स इट, इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक हेलो मैथ्स. सर। ओके. यस मैम. हेलो सर। हाँ. यस. हॅलो, यस. ऑडिबल आहे का आवाज? हाँ बोला. सर, तुमचं लेक्चर खूप शॉर्ट आणि इन्फॉर्मेटिव्ह खूप छान झालं. ऍक्च्युली मला कृमी हा टॉपिक आहे म्हणून एक माझा एक्सपिरियन्स शेअर करावासा वाटतो. थोडासा फनी म्हणू शकतो आपण, बट फॉर मी इट वॉज अ व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स. की माझ्याकडे एक पेशंट, शी वॉज माय ओल्ड पेशंट, आणि त्या शिफ्ट झाल्या बँगलोरला. आणि आफ्टर 2-3 years शी गॉट प्रेग्नेंट. आणि शी कॉल मी फ्रॉम दॅट प्लेस, की तिने मला फोटोज पाठवले आणि ती म्हणाली, डॉक्टर आय एम प्रेग्नेंट, बट मला ना वर्म्स आहेत. सो आय सेड, काय सिम्पटम्स वगैरे काय आहेत? तो शी सेड, नाही, आय एम पासिंग थ्रू युरिन. सो आय वॉज अ बिट पझल्ड, शॉक. तर तिला मी सिम्पटम्सच विचारत होते, आणि ती बोलली, नो, आय विल सेंड यू द फोटोग्राफ्स. कारण मी माझ्या इथल्या ट्रीटिंग डॉक्टरला पण विचारलं, बट देन ही इज ऑल्सो सरप्राईज. देन आय सेड, ओके फाईन, यू सेंड मी. काहीच तिला सिम्पटम्स असं म्हणजे इचिंग जे आपण क्लासिकली विचारतो, काहीच नव्हतं. सो आय सेड, ओके, सेंड मी द फोटोग्राफ्स. अँड शी सेंड मी द फोटोज. आणि आय वॉज सरप्राईज, कारण कमोड मधला तिने फोटो पाठवलेला, आणि असे लिटरली इन्सेक्ट म्हणू शकतो ना आपण, मे बी 2-3 millimeter of max half centimeter. And I was like, no, this is not possible. She says, no, no, मला दरवेळेला मी युरिन पास करते and I find these worms. Then I said, okay, let me take a call about it. आणि ती प्रेग्नेंट होती, तर आय वॉज लाईक थिंकिंग की आता हिला काय सेफली मेडिसिन्स द्यायचे जे तिला बँगलोरमध्ये इझिली मिळतील. बट जस्ट फॉर माझं कन्फर्मेशनसाठी आय जस्ट शेअर द पोस्ट अँड द फोटोग्राफ विथ माय लोकल एक लॅब आहे मोठी, त्यांचे जे एमडी पॅथॉलॉजिस्ट आहे, हु इज अ गुड फ्रेंड, त्यांनाही पाठवलं. आणि मी म्हटलं, हॅव यू कम अक्रॉस एनी सच केस मैम की हिंदी और पेशंट इज, इंग्लिश. हा, पेशंट इज पासिंग worms or the insect like worms from the urine? He said, no, this is really first time I am seeing this kind of thing, but let me see, मी पण बघतो, विचार करतो. आणि this really took 5-4-6 days. आणि finally she only called me and she was laughing and she said, sorry to bother you, doctor, but those were not the worms, those were the things जे माझ्या फ्लश टँक मध्ये झाले होते. आणि सिमिलरली टू माय सरप्राईज, अगेन आफ्टर 3-4 months मला मुंबईतली एक पेशंट होती. She called me and she also said the same thing.
कि आई एम रियली वरीड, आई एम पासिंग bombs. I said, okay, tell me what is it. She said, I will send you the photograph. And then before that, I said, ki just check your flush tank. Or, it must be something there. So, and it was same thing, like flush tank मध्ये पण असे insects किंवा काहीतरी होऊ शकतात. But why I shared it here, कारण second time I did not waste that kind of time to diagnose or look around for treatment, or like patient मध्ये जास्त panic झाली होती ती. So I just told her, check your flush tank, and it was eventually that. So anyway, I just wanted to share this with you. कारण बऱ्याचदा this Yes, insect is yes. a different thing, but sometimes there are actually worms like things which are happening in the commode or around it. So patients, they may come with this kind of complaints. So I just wanted to share with you, and thanks for your lecture. Thank you. Thank you very much for throwing some other insights. Okay, so we will stop here. Okay, Manjusha madam, end करूँ? हेलो Yes, हेलो yes. विजय सर. हाँ Yes. सर, ये जो अभी मैम ने बताया ना, एक्चुअली यूरिन से ये शैया मूत्रता ये बच्चों में पाया जाता है, और Yes. यूरिन पे कंट्रोल लॉस होना ये कृमि का बहुत बड़ा लक्षण है, और Yes. जो अडल्ट लेडीज में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो वो फ्लश टैंक के होंगे वो अलग है, पर यूरिन में वो असर डालते हैं कृमि, ये भी उतना ही सच है। ये तो है। देखो, ये अभी अच्छी बात कह दी इन्होंने। शय्या मूत्रता के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक कृमि होता है, एक भयज होता है, और एक संतर्पणजन्य शय्या मूत्रता। अभी उसके डिटेल में जाएंगे नहीं, बिकॉज इट विल बी अ ह्यूज टॉपिक, अनदर ह्यूज टॉपिक। बट अभी जो सर जी बात कर रहे हैं ना विजय सर, तो ये क्या है ना, जब भी क्लेद अतिवृद्धि होती है, और क्लेद अतिवृद्धि होने के बाद ही तो कृमि होते हैं ना, यही तो है ना। और मूत्र से क्लेद वहनम, इसलिए शय्या यस सर। मूत्रता। अब रात में क्यों होते हैं? क्योंकि तमो बहुला पृथ्वी ही, और रात्रि में दिन के कंपैरिजन में रात में टेम्परेचर ठंडा होता है, तो शीत गुण की वजह से और तमो बहुला पृथ्वी की वजह से वहां पे पास हो जाती है यूरिन। ओके, तो मूत्र से क्लेद वहनम, अतिरिक्त क्लेद का वहन किया जाता है। ओके, तो दिस इज द संप्रति। अभी वी वोंट गो इन डिटेल। ओके, सो सर मुझे सर, query और था, यस, और उनके साथ में ना बहुत बार वॉइस इज पेशेंट कंफ्यूज ब्रेकिंग। होता है कि सर जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करे या कृमि की चिकित्सा करे, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, क्या है ना, पहले कॉज देखो आप, उसको पूछो कि ये जीर्ण ज्वर कब से है। ठीक है, हर बार पैरासीटामोल ले रहा है, मतलब 12 महीनों में 10 बार अगर पीसीएम लेकर वो छोड़ रहा है, तो आपको ऑब्वियस है कि जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करनी पड़ेगी। बट कृमि क्या करते हैं ना, अगर हम लोग जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करने जाएंगे तो कृमि बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे भी वहां से भी रक्तक्षय होकर जीर्ण ज्वर की फिर से संप्राप्ति होगी। उससे अच्छा है कि पहले कृमि की चिकित्सा करो। वॉट एवर द संप्राप्ति, फर्स्ट ट्रीट कृमि, ये ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि हम लोग ने भी बहुत ये इस पे मार खाया है चिकित्सा में। हम लोग को भी लगता था पहले हम लोग उपद्रव को ट्रीटमेंट करें, बट नहीं, वो कृमि करने नहीं देते हमें ट्रीटमेंट अच्छे से, बहुत सताते हैं। ओके, इसके लिए इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्रीट फर्स्ट कृमि। ओके, ठीक है। Thank you, So sir. we will end here today's lecture. Thanks for listening me patiently and throwing your some valuable inputs. Okay, चलो, सभी को श्री कृष्ण रात्रि, और अच्छे से अपने अपने कुलदेवी का नाम जप करते रहना है, यह हमेशा याद रखो। ठीक है, तब हर एक चिकित्सा आपकी फलद्रुप होगी। ठीक है, चलो।